खून को गरमाएं, जरा जोश वलवला और जुनून नजर आना चाहिए। कश्मीर बनेगा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का मतलब क्या? मोअज़्ज़िज़ उस्ताद अकराम और मेरे अज़ीज़ तलबा, दोस्तों, भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। कोई बंदूक, कोई तलवार, कोई हथियार से लड़ता है। कोई बंदूक, कोई तलवार, कोई हथियार से लड़ता है। कश्मीर का बच्चा बच्चा खाली हाथ हर तूफान से लड़ता है। सदर महफिल, इस ज़र्को बर्क जैसे खुशगवार माहौल पर मुझे ऐसे मौजू पर बोलने का मौका दिया गया है जिसका दर्द और अजियत इस हंसते बसते माहौल को अफसुर्दा कर देगी। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। इस कश्मीर को मैं पाकिस्तान की शहरग कहूँ या इस मुल्क में बसने वाले हर फर्द की आवाज़ कहूँ, तड़पती सिसकती हुई माओ की चीखों पुकार कहूँ, या अपने सामने बहनों की इज्जत तार तार होते बेबस भाई की आवाज़ कहूँ, इस मासूम बेटे की आज़ादी कहूँ जिसके सामने भारतीय दरिंदे इसकी माँ को नोच देते हैं, या उस ज़ईफ़ बाप की तड़प कहूँ जिसके सामने इसके जिगरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। जनाब आली, हाथ में पत्थर लिए शहजादियाँ कश्मीर की ढूंढने निकली है खुद आज़ादियाँ कश्मीर की। कब तक जुल्मो सितम और बर्बादियाँ कश्मीर की। पूछती है या इलाही वादियाँ कश्मीर की, या खुदा ये तोड़ दे जंजीर अब जुल्मो सितम की। ऐ मेरे मौला, आज़ादी दे अब वादिये कश्मीर को। सदर महफिल, सदर महफिल, मेरे अल्फाज को तकरीर हरगिज़ ना समझिएगा, मेरे अल्फाज को तकरीर हरगिज़ ना पुकारिएगा, क्योंकि ये हर पाकिस्तान का वो दर्द है जो आपके सामने बयान कर रहा हूँ। जनाब अली वकार, मेरी नज़र जब इस हंसते महफिल में बैठे मुस्कुराते नौजवानों पर पड़ती है तो मुझे कश्मीर के वो तालिबे इल्म याद आते हैं जो अपनी किताबों और बस्तों को इस उम्मीद से देखते हैं कि वो भी शायद कल स्कूल जा सकेंगे, वो भी शायद कल पढ़ सकेंगे। जब मेरी बहन मुझे प्यार से बुलाती है तो मुझे कश्मीरी भाई याद आते हैं जिनकी बहनों को उनके सामने बेइज्जत कर दिया जाता है, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। जब मेरे बाबा मुझे प्यार से बुलाते हैं तो मेरे सामने कश्मीरी बेटे आ जाते हैं जो अपने बाप को आज़ादी की खातिर कुर्बान कर देते हैं। सुना है बहुत सस्ता है खून वहाँ का, सुना है बहुत सस्ता है खून वहाँ का, वो एक बस्ती जिसे लोग कश्मीर कहते हैं। सदर महफिल, आज भी कश्मीरी बहनें मोहम्मद बिन कासिम के मुंतज़िर हैं, महमूद गजनवी के मुंतज़िर हैं, सिकंदर आज़म के मुंतज़िर हैं, जो इन्हें भारत के जंगल से आज़ाद करवा सकेगा। वो कहाँ से आएगा? वो आप ही में से उठ के आना है। मोहम्मद बिन कासिम आप जैसा ही था। मोहम्मद बिन कासिम एक लड़की की पुकार पे जिसने पूरे एशिया को फतह किया, वो आप से ही निकलेगा। आपने ही कश्मीर को आज़ाद करवाना है। कायदे आज़म ने कहा था कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, और इस शहरग का ये हाल है कि कश्मीर में कोई ऐसा घर नहीं जिसमें लाशें ना उठाई गई हो, कश्मीर में कोई ऐसा ख़ानदान नहीं जिसकी इज्जत महफूज रही हो। दरिंदे वहाँ अपनी दरिंदगी दिखा रहे हैं, वो माए किसी सलाहुद्दीन के मुंतज़िर हैं। जागो मेरे दोस्तों, कश्मीर के बारे में आवाज़ उठाओ, कश्मीर के हालात देखो और दुआ फरमाओ। और मेरी आपसे आखिरी बात कि अल्लाह ताला कश्मीर को आज़ादी दे। एक आखिरी बात, नारा लगा दिए, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान का मतलब क्या? वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतीग भी लड़ता है सिपाही। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों, भाइयों और नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आप लोगों के सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद में से एक आयत मुबारका तिलावत की है, जिसके अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप उस वक़्त तक जिहाद को जारी रखो जिस वक़्त तक इस ज़मीन से फसाद ख़त्म ना हो जाए और दीन इस्लाम इस दुनिया में नाफिज ना हो जाए। एक शायर हैं, तख़य्युल में बैठ के उन्होंने अपने आप को यूँ महसूस किया कि जैसे वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठे हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
उनको फरमा रहे हैं कि मुझे मेरी उम्मत का हाल सुनाओ कि मेरी उम्मत किस हाल में है। तो वो शायर तख़य्युल में बैठ के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत का हाल इस अंदाज से बयान फरमाते हैं। शायर कहते हैं कि ए खासा खासान रसूल वक्त दुआ है, ए खासा खासान रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है, जो दीन बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में आज वो गरीबुल गुरबा है। मैंने मगरिब में बपा कुफर का तूफान देखा, मैंने मगरिब में बपा कुफर का तूफान देखा, नो इंसान को नंगा सर मैदान देखा, जिसको अफरंग ने ईमान बदामा देखा, हमने उस देश में अफरंग को नाला देखा। रूए बगदाद पे बरपा हुआ ऐसा महशर, देख कर मौत को भी लगा जिससे खौफ खतर, सुए लबनान फलस्तीन उठी जिसकी नजर, उसने हर शहर को वीरान बयां देखा। आसमां पर भी लहू है, जमीन पर भी लहू, आह कश्मीर के रुखसार हंसी पर भी लहू, काबलो शाम व यमन सबकी जबी पर भी लहू, मैंने रोता हुआ देखा तो मुसलमान देखा। बुझ गई आतिश फिक्र अमल, आज क्या वजह है कि दुनिया की हर जगह पर मुसलमान परेशान है। सिर्फ कश्मीर नहीं, अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, सऊदिया के अंदर, यमन के अंदर, गरज दुनिया की हर जगह पर मुसलमान पर जुल्म व सितम ढाए जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह शायर ये कहते हैं कि मैंने देखा तो परेशान हर मुसलमान को देखा है, मैंने देखा तो मुसलमान देखा, बुझ गई आतिश फिक्र व अमल, नहीं गैरत तो एहसास, अब न रहा सरमाया ईमा मोमिन के पास, अहले ईमा के जफर से है मुझे कामिल याद, मैंने इस दौर में जलता हुआ कुरान देखा। ए खासे खासान रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है, जो दीन बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में आज वो गरीबुल गुरबा है। और इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मामले को हल करने के लिए एक नसीहत भी फरमाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तख़य्युल में उस शायर को फरमाते हैं कि उठ शेर मुजाहिद होश में आ, तामीर खिलाफत पैदा कर, उठ शेर मुजाहिद होश में आ, तामीर खिलाफत पैदा कर, क्यों फिरके फिरके होता है अब एक जमात को पैदा कर, क्यों फिरके फिरके होता है अब एक जमात को पैदा कर, कर तू भी तरक्की दुनिया में, असबाब तिजारत पैदा कर, कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर, दम तू इस्लाम का भरता है, दम तू इस्लाम का भरता है, फिर मौत से क्यों डरता है, या तू इस्लाम का नाम न ले या फिर सौ की शहादत पैदा कर, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बहुत अच्छे अंदाज में हाफिज़ मोहम्मद अबू बकर ने एक कैफियत को बयान किया। सीखने वालों के लिए इसमें ये सबक भी मौजूद था कि मुसलमानों की मौजूदा हालत क्या है और उसका सबब क्या है, और ये सबक भी मौजूद था कि मुसलमान इस कैफियत से कैसे बाहर आ सकते हैं। एक बार मोहम्मद अबू बकर के लिए ज़ोरदार क्लैपिंग की जाए। आप लोगों से लब कुशाई करने के लिए खामोशी बेटा इख्तियार करेंगे। आप लोगों से लब कुशाई करने के लिए मैं दावत देना चाहता हूँ आप लोगों के इस्सातिज़ा कराम में से मोहम्मद अमजद याकूब साहब को कि वो आएँ और आप लोगों से गुफ्तगू करें। मोहम्मद अमजद साहब। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में बताया जाए कि ये कॉन्फ्लिक्ट टेरिटरी कैसे बनी है, आखिर उन्हें किस चीज़ की सज़ा मिल रही है, कौन से बंदे थे, कौन सी पर्सनैलिटीज़ थी जिन्होंने कश्मीरियों को आज तक इस मोड़ पर खड़ा किया हुआ है। हमें कम से कम पहले एक हिस्ट्री का पता होना चाहिए। तो काइंडली आपने बच्चों मेरी बात बिल्कुल ऐसे सुननी है जैसे आप अपने सब्जेक्ट्स को सुनते हैं अपने टीचर से। अब देखें, आपको ये पता है जब से आप पैदा हुए हैं, जब से आप बड़े हो रहे हैं, हो संभाली है, मैं भी, हम सबको ये पता है कि भारत राइट पर नहीं है, इंडिया कश्मीर पर जुल्म कर रहा है। क्या हमारे पास इसका कोई लॉजिक है कि हम ये साबित कर सकें कि वो वाकई जुल्म कर रहा है? उसके पीछे उसकी नीयत क्या है, बिहाइंड द सीन क्या है? क्या हम उसे झूठा कह सकते हैं?
आखिर वो अगर जुल्म कर रहा है कश्मीरियों पे, तो वो नेशनल जो आपके यूनाइटेड नेशन है, अक़वाम मुत्तहिदा, वहाँ पर वो बड़ा साउंड केस भी लड़ रहा है। वो कश्मीर को अपना प्रोविंस शो कर रहा है और उसने पूरी दुनिया को बेवकूफ़ भी बनाया हुआ है। उसके पास क्या लॉजिक है? और हमने जो आज़ाद कश्मीर है उसे अपनी एक ये कहने के एक आज़ाद स्टेट बनाया, और हमने ये शो किया हुआ है कि ना तो वो हमारा सूबा है, ना वो हमारी कोई स्टेट है, लेकिन वो एक ऐसी स्टेट है जिसको हमने आज़ाद रख कर हम उसे पाल रहे हैं और शफ़क़त वाला हाथ रखा हुआ है। दूसरी तरफ जो कश्मीर भारत के पास है, उन्होंने ये शो किया हुआ है ये हमारा सूबा है, ये हमारा क्या है, सूबा है, और हम इसे एज अ प्रोविंस चला रहे हैं। जैसे पंजाब है, जैसे सिंध है, जैसे बलूचिस्तान है, ऐसे उनके तो तकरीबन 30+ सूबे हैं। गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, ठीक है, यूपी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये सारे उनके सूबे हैं। अब हम इस पॉइंट पर आते हैं कि आखिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इसके पीछे इशू क्या है। तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि 1947 में जो हमें इंडिपेंडेंस मिली थी वो किन शराइत पर मिली थी। वो हमें बेटा इन शराइत पर मिली थी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक दूसरे के मुकाबले में ऐसी इलेक्शन लड़ा था जैसे हमारे पाकिस्तान में दो पार्टीज अगेंस्ट एक दूसरे से इलेक्शन लड़ती हैं। जहाँ जहाँ से मुस्लिम लीग जीतेगी, मुस्लिम लीग को मैंडेट मिलेगा, उसके MNAs जीतेंगे, वो टेरिटरीज पाकिस्तान में शामिल हो जाएंगी। यहाँ से कांग्रेस जीतेगी, वो टेरिटरी कहाँ पर शामिल हो जाएगी, इंडिया में शामिल हो जाएगी। इंडिया को जो इलेक्टोरल कांग्रेस को जो लीड कर रहे थे वो पंडित मोतीलाल नेहरू कर रहे थे, और पाकिस्तान में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना लीड कर रहे थे, और जो उनके जो गांधी थे उनको उन्होंने जस्ट एक सेरेमोनियल हेड बनाया हुआ था, और सारी जो कमांड थी वो मोतीलाल नेहरू के अंडर आ गई थी। बेसिकली मोतीलाल नेहरू जो है वो एक बड़ा सियासी और शातिर इंसान थे वो, ठीक है। उन्होंने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ फड्डा डाला हुआ था कि पाकिस्तान नहीं हम आपको देते, अगर आप पाकिस्तान लोगे तो फिर आपको ऐसा पाकिस्तान देंगे कि लंगड़ा लूला पाकिस्तान देंगे। पंजाब भी ये बहुत बड़ी एक हिस्ट्री है कि ये पाकिस्तान आपको ऐसे नहीं मिल गया, ये मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह सरकार का एक ब्रेन है, एक बहुत बड़ी कांग्रेस की जमात वो, और अंग्रेज़ सरकार के अगेंस्ट खड़े होकर उन्होंने अपने दिमाग से काम लिया और इंटेलिजेंसी की इंतहा की कि पाकिस्तान के मुसलमानों ने जो अलहदा वतन हासिल किया है उनको वोट की पर्ची से और जमहूरियत से अलहदा वतन उनको अलग मुल्क दिलवाया था। अब उसमें यह हुआ था कि बहुत सारी स्टेट्स ऐसी थी बच्चों जहाँ पर ब्रिटिश राज ने डेमोक्रेसी सिस्टम, इलेक्ट्रोलिकल सिस्टम नहीं रखा हुआ था। वहाँ के जो राजे महाराजे थे वो फैसला करेंगे कि उन्होंने हिंदुस्तान के साथ जाना है कि पाकिस्तान के साथ जाना है। जैसे नवाब ऑफ बहावलपुर, उन्होंने डिसाइड किया था कि हमने पाकिस्तान के साथ जाना है, और पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान बहुत बड़े डेफिसिट का शिकार था, और उन्होंने अपनी पर्सनल जायदाद से पाउंड्स में, यानी कि UK पाउंड में पाकिस्तान की इमदाद की थी। तो आप उनके लिए क्लैप करें, वो उन्होंने एक इमदाद की थी नवाब ऑफ बहावलपुर की। फिर उसके बाद बहुत सारी सिंध की ऐसी स्टेट्स हैं, और पंजाब में भी कुछ ऐसी स्टेट्स हैं, जैसे मैंने बहावलपुर आपको बता दिया है। अच्छा, और उसके बाद खैरपुर सिंध में है, ठीक है, उसकी स्टेट होगी ये बहुत, और बलूचिस्तान, ये जितनी भी है, इन्होंने सरदारों ने फैसला किया था कि हमारी जो रियासत है वो पाकिस्तान के साथ मिलाई जाए। सिर्फ सिंध, पंजाब और KPK में पर्ची डली थी, और पंजाब के बहुत सारे इलाके और बलूचिस्तान तकरीबन पूरा ये सरदारों के फैसले से पाकिस्तान के हक़ में आया। अब एक स्टेट बचती है, उस स्टेट का नाम था कश्मीर। कश्मीर में भी यही सिनेरियो था बच्चों। कश्मीर में भी कोई डेमोक्रेट सिस्टम के तहत इलेक्ट्रोनिकल रिफॉर्म्स नहीं हुई थी। वहाँ पर भी वहाँ के सरदार ने फैसला करना था कि उसने किसके साथ जाना है। अब ज़रा कॉन्फ्लिक्शन देखें क्या है। कश्मीरी जो है ना बेटा शुरू दिन से ही जुल्म का शिकार रहे हैं। कश्मीर में बेटा स्ट्रेंथ किसकी है? मुसलमानों की। उनका सरदार कौन है? सिख था, जिसको महाराजा डोगरा कहते हैं। महाराजा डोगरा से ने अभी वो भी बहुत किस्म का ना शातिर बंदा था। उसे पता था कि अभी पब्लिक किसकी है? मुसलमानों की है। सिक्का किसका चल रहा है? मोहम्मद अली जिन्ना का चल रहा है, जैसे आजकल इमरान खान का चल रहा है। ठीक है। अब वो बड़ा आराम से बैठा हुआ था। उसने कहा था अगर मैं इंडिया के साथ शामिल होता हूँ तो ये पब्लिक मुझे कच्चा खाएगी। ठीक है। उसने आराम से बैठा रहा। उसने इसको डिले किया, डिले टैक्टिक्स यूज़ किए। ठीक है। मैं थोड़ी सी पॉलिटिक्स में इसलिए आपको साथ मिला रहा हूँ कि आपके ज़रा जहन में बात
वो क्लिक करे, जैसे ये मौजूदा हुकूमत इलेक्शन को डिले कर रही है, डिले टैक्टिक्स की तरफ लेकर जा रही है, ऐसे ही डोगर राजा साहब ने डिले टैक्टिक्स शुरू कर दिए कि ज़रा थोड़ा सा रिदम नीचे आए, थोड़ा सा ये मोहम्मद अली जिन्ना की पावर नीचे आए, फिर मेरा लगेगा ना, मुझे जैसे मौका मिलेगा मैं ऐलान कर दूंगा इंडिया के साथ। अच्छा, वो तो अब उसको सिनेरियो मिला ना, उसने क्या किया, उसने ये किया कि मेरी पब्लिक मेरे गिरेबान को पड़ गई है, मुझे आकर बचाओ। उसने इंडिया की कांग्रेस गवर्नमेंट मीन मोतीलाल नेहरू से उसकी पहली सेटलमेंट थी। मोतीलाल नेहरू साहब ने कहा नहीं जी, ये पब्लिक इमेज तो नहीं काबू आ रहा, ठीक है, ये ऐसे तो नहीं, ये तो देर हो जाएगी, कश्मीर तो पाकिस्तान में चला जाएगा। वो जी डोगर राजा साहब ने क्या किया, उन्होंने महाराजा डोगरा ने कह दिया कि भाई आओ इंडिया वालों मेरी मदद करो। ये पब्लिक पाकिस्तान की आर्मी के साथ मिलकर और पाकिस्तान के साथ मिलकर यहाँ पर जो अक़लियत हिंदू है उनके लिए जान का ख़तरे का बाइस बनी है, आए हमारी मदद करें। ऐसे बेटा आप बोर तो नहीं हो रहे? जैसे बेटा इंडिया ने फिर क्या किया, इंडिया ने अपनी फ़ौज उतार दी कश्मीर में। उस वक्त क़यादे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हयात थे, वो ज़िंदा थे, ठीक है। इधर से क़यादे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ऑर्डर से पाकिस्तान की फ़ौज कश्मीर में उतर आई। अब देखें, जो कश्मीर का बॉर्डर इंडिया के साथ लग रहा है वहाँ से इंडियन आर्मी इंटर हो रही है, जो बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लग रहा है यहाँ से पाकिस्तानी आर्मी इंटर हो गई है। अच्छा, वो जितनी स्पीड से वो आगे आए हैं और जितनी स्पीड से इन्होंने आगे जाना था, इसका मतलब उतना एरिया इन्होंने कवर कर लेना था। अब बदकिस्मती से ये हुआ कि पाकिस्तान को ज़रा देर से पता चला, इंडिया ने कश्मीर का 60% हिस्सा कवर कर लिया, पाकिस्तान 40% हिस्से पर पहुंचे। जहां पर इन दोनों आर्मियों का आपस में तकरार हुआ, वहां पर मुकाबला हुआ, वहां पर पाकिस्तान और इंडिया की पहली जंग हुई, जिसे हम पहली जंग कहते हैं, जिसमें राजा सरवर शहीद हुए थे, ठीक है। वो पहली जंग हुई, वो फिर पहली जंग की नेगोशिएशन हुई। अच्छा, और एक बात और सुने बेटा, जो वफा है ना, वफा वो बंदे के दिल में होती है। उसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि आपका क्या मज़हब है, आपका क्या धर्म है, आप अपनी नेशनलिटी को आगे लेकर चलते हैं। आपको पता है उस वक्त जो आपके आर्मी चीफ थे वो अंग्रेज़ थे, जनरल ग्रेसी उनका नेम था, ठीक है। क्योंकि जब आर्मी का बंटवारा हुआ था तो ब्रिटिश जो आर्मी थी उनका रूल होता था कि वो नॉन ब्रिटिश और नॉन क्रिश्चियन को कर्नल तक रखते थे, आगे नहीं जाने देते थे। फिर क्यों अब हिंदू भी कर्नल तक स्टॉप हुए खड़े थे, मुस्लिम्स भी कर्नल तक स्टॉप हुए खड़े थे, तो दोनों आर्मीज़ को जो हाई लेवल की कमांड मिली थी वो अंग्रेज़ सरकार की मिली थी। और पाकिस्तान के पहले 2 आर्मी जर्नैल हैं वो आपके अंग्रेज़ हैं। फिर दूसरा जो आया था पहला मुस्लिम जर्नैल जो है वो अयूब खां है, ठीक है। अब ऐसे बेटा जब हिस्ट्री चली तो फिर खैर मोतीलाल नेहरू ने कॉल की मोहम्मद अली जिन्ना साहब को, बस करें अब बहुत हो गई है, आर्मी थोड़ा सा हमारी कैलिटीज़ हो रही हैं, अब हमने पीछे तो जाना नहीं है, अब नई नई स्टेट्स बनी हैं। फिर इनके मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने और मोतीलाल नेहरू की ये बात सुनकर फिर मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने जनरल से पूछा था कि भाई आपके पास कैपेसिटी कितनी है, आप मूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो जनरल ग्रेसी ने कहा था आपके सोल्जर के ईमान के अलावा और हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक। फिर क़यादे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, क़यादे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक इंटेलिजेंट बंदे थे, एक हस्ती थे, रहमतुल्लाह सरकार। वो उनको भी पता था कि 3-4 माह हुए हम आज़ाद हुए हैं, तो मजबूरी थी, फंड नहीं थे, रिजर्व्स नहीं थे, वो फिर वहाँ पर ब्रेक लगाना पड़नी थी। फिर क़यादे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना क्योंकि ख़ुद भी वकील थे, उन्होंने फ़ौरन केस अक़वाम मुत्तहिदा को ट्रांसफ़र कर दिया। फिर कानूनी जंग, और आज तक ये कानूनी जंग जारी है। अच्छा, ये तो अब आपके पास हिस्ट्री आ गई। अब हमने ये देखना है कि आखिर पाकिस्तान की जो फ़ौज दौड़ पड़ी है और उधर से इंडिया की फ़ौज दौड़ पड़ी है, इसमें से लालची कौन है? या कश्मीर है क्या वहाँ सोने की खाने हैं, हीरे की खाने हैं? क्वेश्चन ये है, उन बेचारों का कसूर क्या है? अब इनमें से एक आर्मी की नीयत साफ है, एक स्टेट की नीयत साफ है, दूसरी स्टेट बदनीयती का मुजाहरा कर रही है। ये नहीं कि हम पाकिस्तानी हैं और हम कहें कि भाई नहीं जी पाकिस्तान की उस वक्त स्टेट ठीक थी या ये था, नहीं। हमारी फ़ौज, हमारे अदारे, हमारी रियासत सारे उस वक्त एक प्लेटफॉर्म में थे और हम ठीक थे, हम राइट पर थे, हमारा हक था। हम तो नहीं कह रहे थे कश्मीर हमें दो, हमने तो कश्मीरियों पे छोड़ दिया था। ये क़यादे आज़म की ऑनेस्टी थी।
कायदे आजम ने कौन सा कश्मीरियों को कहा था उठो खड़ो इस महाराजा के घर में घुस जाओ और इसे कहो दो कश्मीर हमें? नहीं, ईमानदारी के साथ चलिए। हमने उनको कश्मीरियों को लॉन्च भी नहीं किया, उनके दिमाग भी साफ नहीं किए, कि अभी उनको ब्रेन वॉशिंग भी नहीं की। मसला क्या था? मसला ये था कि जो मोतीलाल नेहरू साहब थे ना, पंडित मोतीलाल नेहरू साहब, जो हिस्ट्री में जालिम है ना, वो जालिम है, ठीक है। ये मोतीलाल नेहरू साहब इंडिया के पहले वजीर आज़म भी बने, जैसे लियाकत अली खान बने थे। इन्होंने कायदे आज़म से ये चैलेंज किया था कि अगर आप पाकिस्तान बनाते हो, पहले तो मैं पाकिस्तान बनने नहीं दूंगा मोहम्मद अली जनाब, अगर आप पाकिस्तान बनाएंगे, इनकी अलहदा स्टेट बनाएंगे, तो मैं आपके लिए वो रुकावटें खड़ी करूंगा जिसको अबूर करना आपके लिए और आपकी कौम के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन होगा। ये बेटा एक लंबी हिस्ट्री है, कभी आप बुक्स में देखना कायदे आज़म ने आपको पंजाब कैसे लेकर दिया। ये पंजाब ही नहीं आपके पास आना था, पाकिस्तान आपका बनना था, सिंध बलोचिस्तान और KP के, फिर एट द एंड पाकिस्तान भी नहीं बनना था, सारा मैंडेट वापस चला जाना था। खैर ये एक डिबेट, एक सेपरेट इशू है। हम इस पॉइंट पर आते हैं। वो मोतीलाल नेहरू ने बदले लिए, ठीक है। अब उसमें उसकी रीज़न क्या थी? मोतीलाल नेहरू का पूरा नाम है पंडित जवाहरलाल मोती, पंडित लगता है उसके साथ। जो मोतीलाल नेहरू साहब है ना, इनकी जो फैमिली है वो थी श्रीनगर में रहते थे। ये बेसिकली कश्मीरी पंडित हैं, कश्मीरी हिंदू हैं, कश्मीरी पंडित हैं, ठीक है। इसका एक तो अपने उस ओरिजिन के साथ वहाँ पर इनकी इबादत गाहें भी हैं, इसका उसके साथ इन्फ्लुएंस था, ये कश्मीर इस सिलसिले में नहीं जाने दे रहा था। दूसरा एक और जो लॉजिकल है वो आप सुनकर हैरान होंगे, ये इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि दराए सतलुज, दराए रावी और आपका दराए चिनाब, ये 3 के 3 दरिया उस कश्मीर से निकल रहे हैं जिस कश्मीर पर इंडिया काबिज होकर बैठा हुआ। ये 3 के 3 दरिया जम्मू कश्मीर से निकलकर इंडिया के पंजाब से होते हुए पाकिस्तान के पंजाब में आते हैं। आप जरा आप समझे लॉजिक क्या बन रही है बेटो, और सुन रहे हैं और बोर तो नहीं हो रहे बेटा? जो दरिया है ना, दूसरा ये था, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि ये जो दरिया है, ये दरिया जम्मू कश्मीर, ये जो बेटा दरिया है, दरिया कैसे आप समझ रहे हैं कि इंडिया जिस कश्मीर पर काबिज है वहाँ से निकलकर इंडियन पंजाब में आते हैं, इंडियन पंजाब से हमारे पास आते हैं। मेन उन्होंने दरिया की जो मूवमेंट थी वो अपने मुल्क में रखने के लिए और अपने ही पंजाब को सैराब करने के लिए उन्होंने कश्मीर अपने पास रखा। और दूसरा, जो जितनी भी बॉर्डर में अजला की तकसीम हुई थी, जिसमें डिस्ट्रिक्ट आपका पठानकोट है जो और जिसका नाम आज गुरदासपुर, ये भी इन्होंने इसी सिलसिले में लिया था कि इस डिस्ट्रिक्ट को ऐसे हमने लेना है कि जो दरिया है ये क्या आ जाए, ये पाकिस्तान में ना पहले हमारे पास आए फिर पाकिस्तान के पास जाएं। ये बेटा सारी एक, बस बेटा लास्ट है 3-4 सेंटेंस की, सर मैं क्लोज करें ना, 3-4 सेंटेंस की तकरीर रह गई है। अब आपको पता चल गया है कि कश्मीर की असल लॉजिक क्या है, मीन ये मसला खड़ा क्यों हुआ और कैसे खड़ा हुआ था, इसके पीछे पर्पस क्या था। अब जिसको दरिया चाहिए, जो दरिया अपने कब्जे में रख कर बैठा हुआ है, ठीक है, जो अपने अबादती मकामों को उस वक्त के लीडर के लिहाज से अपने कब्जे में रख कर बैठे हुए हैं, वो कश्मीर कैसे आसानी से देंगे। इसलिए पहली जंग कश्मीर के इशू पर हुई जो 1948 में हुई थी। कायदे आज़म, अभी मैंने आपको बताया था रहमतुल्लाह उस वक्त जिंदा थे। उसके बाद दूसरी जंग अजीम, दूसरी जो जंग हुई थी वो 1965 में हुई थी अयूब खान के दौर में। ये 2 जंगें तो डायरेक्टली कश्मीर इशू पर भारत के साथ हुई हैं। तीसरी जो जंग है वो भी इनडायरेक्टली कश्मीर इशू पर हुई है। चौथी कारगिल की भी इनडायरेक्टली कश्मीर इशू पर हुई है। दोनों कंट्रीज़ की आपस में प्रॉक्सी वार चल रही है, प्रॉक्सी वार भी कश्मीर इशू पर चल रही है। अब देखें इंटरनेशनली हमने भी अपने आप को क्लियर चिट देनी होती है, ठीक है। अब हर अदारा आपके जिसके साथ जो मर्जी इख्तलाफ हो, लेकिन आपको इस बात पर खुश होना चाहिए कि पाकिस्तान के तमाम अदारे चाहे उनके आपस पार्टीज़
जितने भी हैं वो कश्मीर के इशू पर एक हैं, कश्मीर के इशू पर एक हैं, कश्मीर के इशू पर एक होना पड़ेगा। अब इंडिया क्या कहता है? इंडिया ये कहता है कि भी जो कश्मीर हमारे पास है हमारे पास रहेगा, जो कश्मीर आपके पास है आपके पास रहेगा। बंदा उससे पूछे जो कोई जायदाद का बंटवारा नहीं है, ना ही कश्मीरी किसी की जायदाद है, ना उनकी ज़मीन किसी की प्रॉपर्टी है। ये कोई बात नहीं है कि आप कहें कि भी जिस कश्मीर पर हम बैठे हैं आपका, जिस कश्मीर पर आप बैठे हैं आपका। नहीं, कतई नहीं। कश्मीर का फैसला कश्मीरियों ने करना है, कश्मीरियों को ही करना पड़ेगा और कश्मीरियों ने ही करना है। आज नहीं तो कल उन्होंने अपना फैसला करना है और उन्होंने फैसला एक ही नारा लगाना है कि कश्मीर बनेगा। थैंक यू बेटा। अल्लाह। हम लोग जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, और बहुत सारे माशाल्लाह यहाँ बायोलॉजिस्ट बैठे हैं जिनको पता होगा कि शहरग की कितनी अहमियत है। यानी पाकिस्तान कश्मीर के बगैर कुछ भी नहीं और कश्मीर पाकिस्तान के बगैर कुछ भी नहीं। पाकिस्तान, ज़ीशान साहब ने बहुत खूबसूरत बात की है कि पाकिस्तान के पास बहुत सारी खाली ज़मीन है, हमें ज़मीन के टुकड़े से गर्ज नहीं है। हमारा जो कश्मीर के साथ रिश्ता है वो है ला इलाहा का, और कश्मीर का हमारे साथ रिश्ता किस चीज़ का है? ला इलाहा का। ये वो रिश्ता है कि हम अपने बहन भाइयों का एहसास का रिश्ता है, और हम चाहते हैं कि हमारे बाद आने वाली नस्ल यानी आप लोगों में भी ये एहसास हो कि वहाँ पर हमारे बहन भाई हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, वहाँ पर मुंतज़िर हैं कि कोई अयूबी आएगा, कोई तारिक, कोई कासिम आएगा जो हमें यहाँ से इन जालिमों से आज़ाद करवाएगा, और इंशाअल्लाह वो अयूबी, वो कासिम आप लोगों में से होगा। हमारे जो पस्ती का सबब है, हमारे पीछे होने का सबब जो है वो सिर्फ एक ही बात है, वो इस्लाम के एक अहम रुकन से हम भूल बैठे हैं उस रुकन को, वो है जहाद का रुकन। इस्लाम में जब बहुत तेज़ी के साथ फैला था इस्लाम, तो उसकी मेन रीज़न यही थी जहाद। आप देख ले, पहली जंग से पहले जो जद्दोजहद की गई थी, बहुत मुश्किल से मुट्ठी भर मुसलमान इकट्ठे हुए थे, लेकिन जैसे ही पहली जंग हुई थी और जहाद हुई थी तो तादाद बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी थी मुसलमानों की। इस वक्त भी ये कश्मीर आप लोगों को इस तरह आराम से घर बैठे या तकारीर करने से नहीं मिलेगा, ये एक ही रास्ते से मिलेगा, जहाद से। हमारे एक स्टूडेंट ने, अबू बकर ने, कुरान मजीद की आयत का तर्जुमा भी करके बताया था कि जहाद कितना ज़रूरी है। कुछ लाइन्स हैं, जाने क्यों दबाई जा रही है कश्मीर की आवाज़, जाने क्यों दबाई जा रही है कश्मीर की आवाज़, मैं पूछता हूँ कहाँ उठाई जा रही है कश्मीर की आवाज़। तारिक, अयूबी और कासिम को याद करो, हमसे क्यों भुलाई जा रही है कश्मीर की आवाज़। आगे बढ़ो, साथ दो सरफरोशों का, जाओ वहाँ जहाँ लगाई जा रही है कश्मीर की आवाज़। तो हम सब ने इंशाअल्लाह मिलके कश्मीर को आज़ाद बनाना है, और हम सब ने इंशाअल्लाह ये बात यकीनी बनानी है कि इस जुल्म के खिलाफ खड़ा होना है और इंशाअल्लाह कश्मीरियों का साथ देना है, और इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ना है कि कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।